नंबर 2 पे है important hemoproteins found in the body, right? Describe the structure and function of the hemoglobin and myoglobin and the types of the hemoglobin along with the hemoglobin type 1 type A1C, right? And C पे है oxygen binding capacity of hemoglobin, factors affecting the oxygen binding capacity in case of hemoglobin, methemoglobin, and methemoglobinemia, right? Number D पे है bilirubin metabolism. हाँ, नंबर 5 पे है और E पे है hyperbilirubinemia. नंबर F पे है hemoglobinopathies again, right? कोर्स आउटलाइन में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारा जो लर्निंग प्लान होगा वो कुछ इस तरह से होगा, राइट? राइट, नंबर 1 पे होगा ये, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट हीमोप्रोटीन, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू हैव अ फ्लो, एक सीक्वेंस रहे, टॉपिक की पूरी समझ आए, ऑर्गेनाइज रहे चीजें ड्यूरिंग द सेशंस। मोस्ट प्रोबेबली 7 to 8 सेशंस होंगे आपके इस हीम पोरफायरिया के, पोरफायरिन्स एंड हीमोप्रोटीन्स के। तो उसको अरेंज कुछ इस तरह से किया हुआ, ठीक है। ये हो गया नंबर 1 पे। नंबर 2 पे होगा जी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है जी। नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे हम करेंगे ये लास्ट टॉपिक जो है हीमोग्लोबिनोपैथीज। ये हीमोग्लोबिन से रेलेवेंट, हीम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमने सेपरेट कर दी इसमें। नंबर 1 2 3 ये एक हमने इस तरह से इस पूरे कोर्स को, इस हीम पोरफायरिया को 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया, राइट? हीम पोरफायरिया को हमने 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया। सेट नंबर 1 इज द हीम, ठीक है जी, जिसमें 1 2 3 आ गए। और सेट नंबर 2 में अगर हम इसको डिवाइड करें तो कुछ इस तरह से होंगे। नंबर 4 पे हमारे पास आ रहा है जी केमिस्ट्री एंड बायोसिंथेसिस ऑफ हीम, ठीक है जी, बायोसिंथेसिस एंड केमिस्ट्री ऑफ द हीम एंड द disorders related to the heme biosynthesis, the porphyrias, right? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। नंबर 5 पे होगा हमारे पास बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है जी। नंबर 6 पे होगा हाइपरबिलिरुबिनेमियाज, ठीक है। कोर्स आउटलाइन को हमने अपनी आसानी के लिए चीजें ज्यादा ऑर्गेनाइज करके एक लर्निंग प्लान के लिए हमने इस तरह से चीजों को अरेंज किया। वेल, अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो इसमें आवर फ्लो विल बी ड्यूरिंग दीज सेशंस विल बी नंबर 1 पे अब कुछ इस तरह से आ रहा है, ये आपका सेम कोर्स कंटेंट ही है। इंपॉर्टेंट हीम प्रोटीन्स पहले आ गया, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, ये नंबर 2 पे हो गया। और नंबर 3 पे हो गया हीमोग्लोबिनोपैथीज, राइट? ठीक है जी, इसमें डिसऑर्डर्स होंगे रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। ये अगर हम देखें तो हम अगर इसको कह दें सेट नंबर 1 अगर नाम दे दें और 4 5 6 इसमें हीम बायोसिंथेसिस और उसके डिसऑर्डर्स होंगे, बिलिरुबिन होगा, उसके डिसऑर्डर्स होंगे, हाइपरबिलिरुबिनेमियाज। अगर हम इसको लेबल करें तो ये सेट नंबर 2 हो गया, ठीक है। 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया इसको, हीम को हीम में और दूसरे में हमने उसके डिसऑर्डर्स बिलिरुबिन और हाइपरबिलिरुबिनेमियाज, इस तरह से हमने डिवाइड किया, ठीक है जी। अगर हम आगे चलें तो सेट नंबर 1 दैट इज रिलेटेड टू हीमोप्रोटीन्स, इंपॉर्टेंट हीमोप्रोटीन्स। तो उसमें ये टॉपिक वही सेम जो हमने कोर्स को डिवाइड किया है उसके साथ आपको लर्निंग रिसोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आप करेंगे पेज 25 to 41, ठीक है। दिस इज फॉर hemoproteins और the oxygen binding capacity और the hemoglobinopathies, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर है 3, राइट? लिपनकॉर्ड चैप्टर नंबर 3, 25 पेज 25 to 41 और 42, ठीक है। ये सेट नंबर 1 के लिए हम अगर
डिवाइड करते हैं कोर्स, तो ये पेजेस होंगे Lippincott 7th edition, page 25 to 34. Oh, sorry, 42. ठीक है जी. Next is the set number 2. Set 2 में हमने जो remaining course था, chemistry and biosynthesis of the heme and disorders of the heme और bilirubin metabolism and hyperbilirubinemia, इसका जो आपके पास जो learning resources हैं वो होंगे Lippincott 7th edition, chapter 21, page 277 to 289. ठीक है जी. ये आपका सेट नंबर 2 के लिए हमने चैप्टर नंबर 21 फ्रॉम द Lippincott. ठीक है जी. अगेन ऑफ कोर्स द लर्निंग रिसोर्सेज को हम जरा कंपाइल करते हैं. 7th एडिशन, चैप्टर 3, पेज 25 to 42 फॉर सेट 1. ठीक है, जिसमें हमने 3 कंटेंट्स हमने डाले थे. ठीक है, इंपॉर्टेंट हीम प्रोटीन्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग the oxygen binding capacity and hemoglobinopathies. ठीक है जी. ये हो गया सेट नंबर 1, राइट. और सेट नंबर 2 के लिए अगर हम देखते हैं तो सेट नंबर 2 के लिए चैप्टर 21 फ्रॉम द Lippincott, पेज 277 to 289. ठीक है. So let's start with the lecture, right? इसमें अगर आप दरम्यान में कहीं कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, कोई चीज समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं साथ साथ आपका जो रूम है उसको भी देख रहा हूँ. इनफैक्ट कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज आप जरूर पोस्ट कीजिएगा. ठीक है जी. What is a hemoprotein? What is a hemoprotein? How do you define a hemoprotein? Heme and proteins, right? Hemoproteins basically are defined as the proteins linked to a non-protein part, right? A protein linked with a non-protein part, right? That is iron containing structure और आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट. ठीक है, 2 चीजें होंगी इसमें, प्रोटीन्स होंगी और हीम, राइट. हीमोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स होंगी, और दूसरा इसके साथ इसकी डेफिनेशन में अगर हम इसको देखते हैं तो हीमोप्रोटीन्स आर बेसिकली द प्रोटीन्स linked to a non-protein iron containing component, and that component is heme, right? So हमने heme और प्रोटीन्स को सेपरेट कर दिया. ठीक है जी. ओके, आयरन कंटेनिंग स्ट्रक्चर होगा जिसमें आयरन होगा जी, Fe+2 और Fe+3, फेरस और फेरिक किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक है जी. लेट्स हैव अ लुक ऑन द सम ऑफ द एग्जांपल्स, राइट, जो हमें आगे देखनी है, राइट. फॉर example, myoglobin. Let's start from here. Myoglobin and hemoglobin, they help in the transfer and storage of the oxygen, right? To be very specific, hemoglobin, as you already know, hemoglobin is responsible for the transport of oxygen in blood, right? And what about myoglobin? Yes, myoglobin is a storage of oxygen in muscles, right? A stored form of oxygen, you can say, in muscles is myoglobin. ठीक है जी. Next one is the cytochrome C. Cytochrome C. You guys will be quite familiar with the cytochrome C and related structures. Inshallah, in next year, जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करेंगे तो यहाँ पे साइटोक्रोम सी जो है वो इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में to produce ATPs, to get energy to cope with the
रूटीन, राइट। जो जो आपको एनर्जी चाहिए उसके लिए आपको ईटीसी चाहिए। ईटीसी चाहिए, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें एक कंपोनेंट हीमोप्रोटीन, दैट इज साइटोक्रोम सी। इसी तरह साइटोक्रोम B5 है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व है। ठीक है जी। इसी तरह से NOS है, नाइट्रस ऑक्साइड है, आपके पास P450 सिस्टम है। ठीक है जी। ये भी इसी तरह से इन्वॉल्व है सिस्टम P450 सिस्टम। साइटोक्रोम P450 system is involved in hydroxylation of xenobiotics, right? Xenobiotics are the foreign molecules, are the invaders, are the intruders. जो you may label them as a guest, right? जो unknown guest हैं, जो they can damage your body, they can harm your routine activities, right? तो उनके लिए hydroxylation of the xenobiotics, xenobiotics is a term used for such invaders जो body में आपके enter हो रहे हैं, and for the hydroxylation of the xenobiotics we need cytochrome P450 system. ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास फ्री रेडिकल प्रोड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं हमारे पास। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपकी बॉडी में टॉक्सिक टू योर रूटीन सेल्स, योर बॉडी सेल्स, उनको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिग्रेडेशन के लिए आपको एक और आपके पास अगर इफ यू गाइस कैन रिकॉल द कैटालेज, राइट? कैटालेज जो है वो आपका डिग्रेडेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हेल्प करता है। ठीक है जी। इसी तरह से और भी बहुत सारी हीमोप्रोटीन्स हैं, उनमें से एक एक और जो इंपॉर्टेंट हीमोप्रोटीन है दैट इज ट्रिप्टोफैन पायरोलेज, राइट? जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन में हेल्प करता है। ठीक है। एंड देयर आर अदर हीम कंटेनिंग सेंसर प्रोटीन्स लाइक हीम सेंसर्स एंड गैस सेंसर्स, राइट? जो कि सेंस कर सकते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को, राइट? दीज आर द सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ हीमोप्रोटीन्स। हीमोप्रोटीन्स, a protein linked to a non-protein part, the heme, right? And heme is a iron containing structure, a component of hemoprotein. ठीक है जी। आगे चलते हैं। important hemoproteins, the same thing, right? Hemoproteins have a protein part, right? And a heme iron containing part, राइट? आयरन कंटेनिंग पार्ट होगा और प्रोटीन होंगे, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे? हीमोप्रोटीन हम उसको लेबल करेंगे। ठीक है जी। एग्जांपल्स, सेम एग्जांपल्स जो हैं ये हम कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन helps in the transfer of oxygen in blood. मायोग्लोबिन है, स्टोर्ड फॉर्म है ऑक्सीजन के लिए इन मसल्स। साइटोक्रोम सी ये हम पहले देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टू प्रोड्यूस एनर्जी ये इन्वॉल्व है। साइटोक्रोम P450 सिस्टम xenobiotics में, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ xenobiotics में इन्वॉल्व है, एंड द कैटालेज degradation of the hydrogen peroxide, a toxic molecule for your cells, right? Um, okay, we will discuss of course, the protein part and hemoproteins, right? Hemoproteins is basically a topic of this discussion. इसमें हम हीम को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोटीन्स की बारी पे आते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स पे आते हैं। हीम को हमने पहले क्या लेबल किया है? दिस इज आयरन कंटेनिंग स्ट्रक्चर, राइट? आयरन कंटेनिंग स्ट्रक्चर, इट मींस इट्स अ नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है जी। और यू कैन लेबल इट एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है जी। And a heme is a complex. Again, heme contribute कर रहा है with the protein to form a hemoprotein, but heme itself is a complex of a protoporphyrin 9, right? Protoporphyrin 9 and a ferricine, right? And a ferricine, Fe+2. hemoprotein को डिस्कस किया हमने। hemoprotein, the proteins with the non protein part, that is heme, right? heme को हमने डिस्कस करना शुरू किया starting with the chemistry of the heme. Heme is a complex
of protoporphyrin 9 and ferrocin। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? हीम बना रहे हैं। ठीक है, ये कैसे मॉलिक्यूल्स, आयरन कैसे रेंज है, प्रोटोपोरफायरिन 9 क्या है, ये आगे हम देखते हैं। ऑलराइट जी, हीम में कुछ इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। राइट, यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, ये एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, ये एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, और इसी तरह से ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं। राइट, ये पायरोल रिंग्स हैं आपके। राइट, पायरोल रिंग हैं। ठीक है, ऑलराइट। इसको हम, ये मर्जर जो है, इनको हम क्या कह रहे हैं? पोरफायरिन। पोरफायरिन। ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम देख सकें तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपको नजर आ रहे हैं। ये नाइट्रोजन जो है, दे हेल्प इन, दे बेसिकली आयरन, द नेक्स्ट पार्ट इज द फेरस। राइट, आयरन। ठीक है, ये आपने पायरोल रिंग तो आपने बता दिए, जिसको आपने प्रोटोपोरफायरिन 9 का नाम दिया। ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन 9 का नाम दिया, और उसके साथ आपने दूसरा कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या कहा था कि प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ क्या है? फेरस। राइट, सो हियर वी गो विद द फेरस। अब फेरस में क्या है? आयरन कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स। ठीक है जी, आयरन कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स। राइट, अगर हम इसमें आयरन में अगर देखें तो आयरन अगर 6 बॉन्ड्स बना सकता है, तो यहां पे हम क्या करते हैं? 4 विद पोरफायरिन नाइट्रोजन्स। ये जो नाइट्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, इनके साथ 4 बॉन्ड बनाता है, और 2 बॉन्ड जो रिमेनिंग है, अगर मैं यहाँ पे आयरन ऐड करूं, यहाँ पे ये आयरन ऐड करता हूं, तो ये लिंक कर रहा है विद द नाइट्रोजन ऑफ द पोरफायरिन नाइट्रोजन्स। राइट, ये रिंग्स हैं, इनके साथ नाइट्रोजन अटैच हैं, और इन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली लिंक कर रहा है आयरन और द फेरस। राइट, और बाकी जो 2 बॉन्ड हैं, वो अगर अगर अ, अगर आप इसको आप इन रिंग्स को, पोरफायरिन रिंग्स को, अगर आप या पायरोल रिंग्स को अगर प्लानर अरेंजमेंट में अगर देखते हैं, तो यहाँ पे अगर ये डॉटेड लाइन अगर देख सके अपनी स्क्रीन पे, तो कुछ इस तरह से एक बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा और एक बॉन्ड नीचे की तरफ। ठीक है, प्लानर पोरफायरिन रिंग जो है, वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, और एक ऊपर की तरफ एक आपको बॉन्ड नजर आएगा, बॉन्ड बन सकता है जो एडिशनल बॉन्ड्स हैं, और एक उसके नीचे की तरफ। ठीक है जी, ये एडिशनल बॉन्ड्स बन सकते हैं। टोटल बॉन्ड्स विल बी 6 बॉन्ड्स ऑफ आयरन। ठीक है जी। सेम 6 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 विद द पोरफायरिन नाइट्रोजन्स एंड 2 विद द प्लेनर पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग के साथ अगर बन रहा है, तो एक ऊपर की तरफ जा रहा था, जिसको हमने यहाँ पे ये मेंशन किया, और फिर दूसरा यहाँ पे हमने मेंशन किया। ठीक है जी, इसको आगे एक और इलस्ट्रेशन में इसको ज्यादा क्लियर आपको नजर आ जाएगा। वेल, यहाँ पे आते हैं। प्रोटोपोरफायरिन 9। प्रोटोपोरफायरिन 9 एज अ मॉलिक्यूल जो हमने चार्जर लैपटॉप का चार्जर नहीं चल रहा। ऑलराइट, प्रोटोपोरफायरिन 9 एक ये मॉलिक्यूल आपने कहा कि ये एक की मॉलिक्यूल है इन केस ऑफ हीम। राइट, और ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ किसके साथ है? आयरन के साथ। ठीक है जी, ये 2 मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं? फाइनली द हीम। यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पे अगर आप देख सकें, दीज आर द योर पायरोल रिंग्स। राइट, ये पायरोल रिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके साथ नाइट्रोजन के साथ H अवेलेबल हैं, ये नाइट्रोजन अवेलेबल हैं इन ईच पायरोल रिंग। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटोपोरफायरिन 9 हमने इसको नाम दिया। ये
यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे फेरस आयन आ रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, जो यहाँ पे जाके आगे जाके ये यहाँ पे नजर आएगा आपको हीम के स्ट्रक्चर में, और यहाँ से दो हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। ऑफ कोर्स वो ये वाले हैं जो यहाँ पे इसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ऑलराइट जी। ऑलराइट, आगे जैसे इसमें प्रोटोपोरफिरिन 9 के साथ आयरन बाइंड करता है और द फेरस आयन जब बाइंड करता है, जब इसमें ऐड होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइनल जो आपके पास मिलती है दैट इज अ हीम, राइट, जो कि हीम एक कंपोनेंट है हीमोप्रोटीन का। ठीक है, राइट। यहाँ पे कुछ इसके रिएक्शन अगर देख सकें हमने कि आयरन द फेरस कुछ इस तरह से ऐड होता है हमारे साथ कि फेरस और H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे फेरस चेंज हो रहा है इनटू फेरिक +3 में, और आपके पास ये दो आपको OH मिल रहे हैं, बट विद द यहाँ पे एक डेफिशिएंट आपके पास क्या मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास डेफिशिएंट है। ठीक है जी, यहाँ पे ये वाला, राइट जी। नेक्स्ट रिएक्शन इज यहाँ फेरिक जो है Fe+3 जब ऑक्सीजन विद अ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन जब रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर ऊपर वाले रिएक्शन में देखें तो HNH ये रिलीज होके H दो H+ आयन के फॉर्म में जो हमने यहाँ पे देखा था ये रिलीज हो गई, बाकी हमारे पास ऑक्सीजन रह गया। ठीक है, वो ऑक्सीजन हमारे पास दो मॉलिक्यूल O2, ये एक इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, तो यहाँ पे क्या है Fe+3 जब बाइंड कर रहा है विद द ऑक्सीजन विद द डेफिशिएंट 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ पे फेरस बन रहा है और ऑक्सीजन आपको मिल रही है। ठीक है जी, तो ये जो फेरस है ये यहाँ पे एक कंपोनेंट है इसका हीम का, द बेसिक इंग्रेडिएंट आपको जो ये आयरन आयरन बाइंडिंग स्ट्रक्चर और आयरन कंटेनिंग स्ट्रक्चर हीम जो है, और द कंप्लीटली अगर नाम लें तो हीमोप्रोटीन जो है वो कुछ इस तरह से हमें नजर आएगी, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोपोरफिरिन 9 एंड फेरस, जो कि आगे मिलके क्या बना रहा है, हीम बना रहा है। ठीक है, ये कुछ इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और उसकी कुछ स्ट्रक्चर की कुछ डिटेल्स थी। ठीक है, और जो रूटीन केमिस्ट्री जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द हीम। ठीक है, हीम हमारे पास क्या है, हीम इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटोपोरफिरिन 9 एंड फेरस। ठीक है, ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट हीमोप्रोटीन्स जो आपके कोर्स में है उनकी तरफ आते हैं। हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, राइट, ये दो टॉपिक हम जो इसमें जो मेन टॉपिक्स होंगे आपके वो हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, मायोग्लोबिन की तरफ आते हैं। मायोग्लोबिन को हमने कहा था कि दिस इज वन ऑफ द प्रोटीन दैट एक्ट एज ए रेजर्वॉयर ऑफ ऑक्सीजन, राइट, और हमने क्या कहा था कि ऑक्सीजन जैसे ही ऑक्सीजन एंड एक्ट एज ए ऑक्सीजन कैरियर, जैसे ही आपको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ती है तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। और ये ऑक्सीजन कहाँ पे है, ये स्टोर्ड फॉर्म कहाँ पे है, ये मसल सेल्स में है। ठीक है जी, मायोग्लोबिन इज अ हीम प्रोटीन, इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं। मायोग्लोबिन इज अ हीम प्रोटीन, इसका मतलब क्या है कि इसमें हीम और द हीमोप्रोटीन, राइट, हीम भी होगा और इसमें प्रोटीन पार्ट भी है। हीम is a non-protein part, iron containing structure, or of course a protein is a structure made up of different or multiple amino acids. ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। तो मायोग्लोबिन को हमने पहली प्रोटीन जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, हीमोप्रोटीन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मायोग्लोबिन, एंड दिस प्रोटीन इज मेनली प्रेजेंट इन मसल्स एंड योर कार्डियक सेल्स। हार्ट मसल्स में आपको मिलेंगे, स्केलेटल मसल्स में आपको मसल्स में मिलेंगे, और दे
the myoglobin act as a reservoir of oxygen. ठीक है, the transport of oxygen is not the function or the main function of myoglobin. That is the wholly solely a function of hemoglobin, right? हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है, मायोग्लोबिन स्टोरेज फॉर्म है, ऑक्सीजन की रिजर्वायर है जब आपको ऑक्सीजन चाहिए, और तो ये आपका रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन विद इन द मसल सेल और द कार्डिक सेल जो है वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, स्टोर फॉर्म से रिलीज करवा के आपको अवेलेबल करवाएगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पे आते हैं तो मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। मायोग्लोबिन आपको पहले ही पता है कि हमने अभी देखा है कि दिस इज अ की प्रोटीन एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, राइट? जब रिजर्वायर का की बात आ रही है तो कौन से मसल्स में? तो द की मसल्स आर द योर स्केलेटल मसल्स एंड योर कार्डिक मसल्स, राइट? हार्ट टिश्यूज, उनके लिए ये मेन इंग्रेडिएंट है जहां पे ऑक्सीजन स्टोर हो सकेगी, राइट? अगर इसकी इसकी बायोकेमिस्ट्री, इसकी केमिस्ट्री की तरफ आते हैं तो यहाँ पे द की थिंग इन मायोग्लोबिन इज it's a single polypeptide chain with 8 stretches of alpha helices. सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें कोई और मल्टीपल और एक या सॉरी दो या दो से ज्यादा कोई पॉलीपेप्टाइड चेन इनके साथ नहीं है। इट्स अ लीनियर स्ट्रक्चर, इट्स अ सिंगल polypeptide chain structure with 8 stretches of alpha helices. अब अगर हम 8 कैसे बन रहे हैं यहां से देखें, अगर डायग्राम पे जाएं तो A to B, B to C, 1 2, D C to D, राइट? ये आपको नजर आए, E F G and H, राइट? देयर आर टोटल 8 इन नंबर। जो अल्फा हेलिसेस हैं, ये जो स्ट्रेचेस हैं, वो जो टोटल हैं वो 8 हैं, 8 हैं, एंड दे विद देयर कनेक्टिंग रीजन्स, लाइक इनको अगर नाम दें हम तो ये लिंक कैसे हुए हैं, तो ए और बी को अगर हम लिंक करें तो यहाँ पे इनके दरमियान जो रीजन्स होंगे, जो एरियाज होंगे, उनको हम कह देंगे ए बी रीजन। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैंड कि यहाँ पे कनेक्टिविटी है दोनों की, तो इसको हम ए बी रीजन कह देंगे। बी और सी के लिए इट्स द बी सी रीजन। ठीक है, इस तरह सेम सी डी रीजन। ठीक है, दिस आर connected helices, right? Total 8 in number in a single polypeptide chain. 8 आपके पास हैं ये alpha helices, right? 8 stretches of alpha helices. Simple structures, right? ठीक है, next is the अल्फा हेलिसेस की अगर बात करते हैं या इसकी टोटल प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इसमें जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में है दैट इज 153, राइट? ठीक है जी, 153 इज द number of amino acids in a single polypeptide chain. Of course, myoglobin is a single polypeptide structure, तो इसमें total number of amino acids भी of course 153 ही रहेंगे। ठीक है जी, all right. Next is the मायोग्लोबिन बाइंडिंग टू ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये मायोग्लोबिन अब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कैसे करती है? अगर हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ आए तो हम उसको रिकॉल करते हैं कि यहाँ पे पायरोल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये पायरोल रिंग है, ये पायरोल रिंग है, ये पायरोल है और ये पायरोल है। ठीक है, और ये आपके एन अवेलेबल है टू बाइंड विद द आयरन। ठीक है, ऑलराइट, 4 पायरोल रिंग्स और यहाँ पे एक आयरन, राइट? Fe+2। ठीक है, और फेरस कैन बाइंड विद द कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स। आपको एक नाइट्रोजन, 2, 3
और 4 आपको ये नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इन 4 के साथ तो आपने ये बॉन्ड बना दिया। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग थिंग्स, राइट? 2 बॉन्ड जो जिसको हमने प्लानर रिंग और पायरोल रिंग अरेंजमेंट में कहा था कि अगर हम इस पूरे पायरोल स्ट्रक्चर को और पायरोल रिंग्स को और प्रोटोपोरफायरिन अलोंग विद आयरन अगर हम उसको एक प्लानर एक हीम प्लेन में इसको हम अरेंज करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, राइट? ठीक है। और यहां पे आपके पास आयरन कैन फॉर्म अ बॉन्ड with with any of the amino acid, जो आपका क्या हो सकता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, राइट? और दूसरी तरफ जो आप दिस इज फिफ्थ बॉन्ड, नंबर 5, राइट? फिफ्थ बॉन्ड है। और नंबर 6 पे आपके पास जो अवेलेबल स्लॉट है इसमें ये होगी ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, नो नीड टू गो इन डिटेल कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाइंड 60 एंगल बना रहा है, ऐसा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ अ हीम। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि पायरोल रिंग्स हैं 4, उसमें आयरन है Fe+2, ये 4 बॉन्ड तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्यूपाई हुए हैं। 2 बॉन्ड जो रिमेनिंग है, एक आपको ऊपर किसी अमाइनो एसिड मे बी द, यहाँ पे आपको हिस्टिडीन नजर आ रहा है। ठीक है, F8 क्या है आगे, ये आगे हम देखते हैं। और ये नंबर 5 पे था ये बॉन्ड, और नंबर 6 पे ये ऑक्सीजन आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है जी, राइट? दिस इज बेसिकली अ वे कि जिसमें मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। उसकी बॉन्डिंग कैसे होती है वो हम आगे देखते हैं, राइट? Alright, this is a structure of a myoglobin, right? Myoglobin में आपने क्या कहा था कि 8 stretches हैं of alpha helices, right? A to H, 8 stretches of alpha helices, right? Simple arrangement है, कोई complex arrangement नहीं है, right? And total number of amino acids हमने डिस्कस किए थे। Total number of amino acids were 153 in a single polypeptide chain. Of course, it's a single polypeptide chain structure जिसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको सिंपल सा एक चीज ये मिल रही है कि इसमें अमाइनो एसिड एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में है, एंड दिस पर्टिकुलर myoglobin, hemoprotein, is present in your skeletal muscles and your cardiac muscle, responsible for or act as a reservoir of oxygen. ठीक है, not to transport the oxygen, just to store or act as a reservoir of oxygen. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर में हमने देखा, और ऑफ कोर्स जब आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, प्रोटीन पार्ट देखा, तो उसके साथ ये यहाँ पे हीम ये अटैच है। ये छोटा सा आपको पर्पल कलर में नजर आ रहा है, दिस इज योर हीम, राइट? जब हीम इस तरह से नजर आ रहा है तो ऑफ कोर्स लेट्स हैव अ लुक ऑन द बॉन्डिंग और द बाइंडिंग ऑफ द मायोग्लोबिन टू द ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में अगेन अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, आपको जो स्ट्रेचेस हैं, स्ट्रेचेस कौन कौन से हैं अल्फा हेलिसेस के? टोटल 8 इन नंबर है और A to H हैं, राइट? ऑफ कोर्स उसी तरह से ही आपने इनके नाम याद रखने हैं। यहाँ पे प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पे F8 लिखा हुआ, राइट? ऑफ कोर्स F इज द stretch number or marked as a F, right? F यहाँ पे आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है। ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर में देखें तो ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन this particular stretch or a helix F is the number 8, and this one is यहाँ पे हमने नाम दिया हुआ हिस्टिडीन। ठीक है जी, आपने एक तो ये काम किया था, एक तरफ तो ये था, और दूसरी तरफ आपने क्या किया था कि जैसे ही अब मगर
let's have a look on the previous diagram. ये यहाँ पे अगर देखें तो आपने जो बेसिक जो जो काम किया था उसमें आपने क्या किया था कि आयरन को बाइंड करवाया था आपने टोटल 6 बॉन्डिंग्स के साथ। 4 आपके पास नाइट्रोजन के साथ हो गई, राइट, पायरोल रिंग्स के साथ। नंबर 5 पे आ गया आपका ये हिस्टिडीन, राइट, हिस्टिडीन F8। F is the number of stretch of alpha helices, राइट। और उसमें नंबर 8 पे आपके पास हिस्टिडीन अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका नंबर 6 पे बॉन्ड है वो ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। उसी ऑक्सीजन को ही हमने फिक्स करना है कि ऑक्सीजन कहाँ पे है। अब इसी डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे हीम जो है, ये अगर प्लानर अरेंजमेंट को अगर ज़हन में रखें तो ये आपको जो पर्पल पार्ट है ये आप हीम कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर नहीं, ऑफ कोर्स इट्स अ हीम, राइट। तो यहां तक तो ये आ गया आपका हिस्टिडीन और यहां से आपका हीम स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसे ही इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, जैसे ही इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है एट द पोजीशन 6, राइट, पोजीशन 6 एक रिमेनिंग है इसमें जो आयरन की टू बाइंड विद द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये entrapped हो जाएगा, राइट। द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बी entrapped, ये इसको पुल करेगा टुवर्ड्स दिस साइड और ये स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर एम्बेडेड आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखते हैं ऑक्सीजन इज टाइटली लिंक्ड विद द हीम नाउ, ठीक है। आपका प्रोटीन पार्ट के साथ आयरन था, प्रोटोपोरफिरिन के अंदर आपने ऐड किया फेरस, फेरस के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट वाज हीम, और हीम के बाद आपने डिस्कस किया मायोग्लोबिन को। मायोग्लोबिन में आपने कहा कि जी इट्स अ हीमोप्रोटीन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें डिफरेंट हेलिसेस हैं, डिफरेंट स्ट्रेचेस हैं, ए टू एच नाम दिया हुआ है। उसमें एक एग्जांपल द बॉन्डिंग और द बाइंडिंग ऑफ मायोग्लोबिन टू द ऑक्सीजन में हमने डिस्कस किया हीम को यहाँ पे, और फिर उसके साथ जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करती है तो अल्टीमेटली एक टाइट बॉन्डिंग के साथ ये सिक्योर होके सेव हो जाएगा, ठीक है जी। कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल जो मायोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए, राइट। द we had an overview or the details, some of the details of myoglobin, like this hemoprotein reservoir स्टोर कर रहा है इसको, ऑक्सीजन को हार्ट और स्केलेटल मसल्स में है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, और दैट पर्टिकुलर polypeptide chain, single polypeptide chain is made up of 153 amino acids, and that particular single polypeptide chain contain 8 stretches of alpha helices, और alpha helices आपने कहा जी A to H हैं, total 8 in number, right? So the next one is the, यहां तक तो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज बताएं हम, सो दैट हम आगे इसको प्रोसीड करें। Alright, no questions? Well, the next thing is the myoglobin. Oh, sorry, hemoglobin. We're done with the myoglobin. Hemoglobin क्या है? Hemoglobin, अगर हम इसकी इलस्ट्रेशन पे अगर देखें तो हेमोग्लोबिन को हम डिस्कस करते हैं तो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, it's a globular protein, of course. Myoglobin is also a globular protein, right? यहाँ पे एक चीज डिफरेंट जो इसके साथ आपको नजर मिल आएगी हेमोग्लोबिन में, इट्स अ टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर, राइट। इसमें 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, टेट्रा 4, राइट। एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में किस तरह से अरेंज हुई हुई है, इसमें 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं, ठीक है जी। 2 अल्फा चेन्स हैं,
दो बीटा चेन्स हैं। टोटल 4 polypeptide chains arrange in a to form a globular structure or the globular protein, right? इसकी illustration पे देखते हैं। इसकी illustration पे अगर नजर डालते हैं तो हमें क्या मिलता है कि let's start with this, right? Alpha 1, alpha 2 और बीटा 1 एंड बीटा 2। यही हमने बात की कि अल्फा चेन्स जो है वो 2 हैं और बीटा चेन्स भी 2 हैं। ठीक है, टोटल 4 इन नंबर। What about the number of amino acids in each chain, either the alpha or the beta? तो जब हमने बात किया था मायोग्लोबिन में, वहां पे हमने क्या कहा था? इट्स अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन स्ट्रक्चर, राइट, कंटेनिंग 153 अमीनो एसिड्स। व्हाट अबाउट द हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है, इसमें मल्टीपल कितनी है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी है? 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं। और अल्फा चेन्स में number of amino acids है 141, right? 141 amino acid long structure होगा alpha chains का, right? And 146 amino acids will be in beta chains। ठीक है, और यहाँ पे illustration में of course alpha 1 beta 1 alpha 1 alpha 2 beta 1 beta 2 के साथ यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये डार्क चॉकलेट रेड कलर में, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये है हीम। और हीम आपको पता है हीम कैसे बना हुआ? हीम इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटोपोरफिरिन 9 एंड फेरस, राइट? इट्स अ स्ट्रक्चर, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटोपोरफिरिन 9 एंड फेरस। ठीक है, ये कुछ आपको इस तरह से यहाँ पे नजर आ रहा है। अगेन द आयरन, द पायरोल रिंग्स, ठीक है, और 2 यहाँ पे इसकी पॉसिबल बॉन्डिंग जो के ऊपर हिस्टिडीन के साथ जा सकता है और यहाँ पे नीचे ऑक्सीजन के साथ इन केस ऑफ मायोग्लोबिन हमने देखा था। ठीक है, इज इट क्लियर? राइट, अल्फा 1 अल्फा 2 2 अल्फा चेन्स हो गई, बीटा 1 एंड बीटा 2 2 बीटा चेन्स होगी हमारे पास, राइट? ये हो गई हमारे पास 4 टोटल हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, राइट? ऑफ कोर्स जब पॉलीपेप्टाइड चेन इंडिपेंडेंटली 4 है नंबर, तो यहाँ पे अगर हम हीम का ग्रुप, हीम ग्रुप देखें तो हीम ग्रुप्स कितने हैं? ऑफ कोर्स वो भी 4 हैं। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ हीम ग्रुप्स इन मायोग्लोबिन? वहां पे सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी तो वहां पे एक ही हीम ग्रुप था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ heme groups are 4 or more, right? More than 1। वो क्या था? मायोग्लोबिन के केस में था, हीमोग्लोबिन के केस में हमारे पास 4 मिल रहे हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और 4 ही हमारे पास हीम ग्रुप्स, राइट? सो द मेन फंक्शन जो हमने हीमोग्लोबिन का जो डिस्कस किया था वो क्या था? दैट दिस पर्टिकुलर hemoprotein helps in the transport of oxygen from lungs to the tissues। ऑक्सीजन कहां से कहां पहुंचाएगा? ऑफ कोर्स ऑक्सीजनेटेड जो चीज जो है वो प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजनेटेड जो होगा, जो हमारे पास टिश्यू है, दैट इज द लंग्स, राइट? लंग से इसको पेरिफेरल टिश्यू में, सो दैट हम उसको यूज कर सकें, राइट? और वापस जो वहां से प्रोड्यूस क्या हो रहा है आपके पास, जो आपके पेरिफेरल टिश्यूज हैं, पेरिफेरल टिश्यू से जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स, राइट? ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को लेके जाएगा लंग से पेरिफेरल टिश्यूज में, और पेरिफेरल टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको वापस लंग्स की तरफ लेके आएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज नॉट अ सिंपल स्ट्रक्चर। जो आपने अल्फा हेलिसेस आपने डिस्कस किए थे और स्ट्रेचेस बात की थी, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इन केस ऑफ मायोग्लोबिन, उस जैसा कोई सिनेरियो आपको यहाँ पे नजर नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स, राइट, इंटीग्रेटेड सिस्टम, आपको इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर को हम देख माइन्यूट डिटेल्स अगर हम इसमें जाएं, तो ऑफ कोर्स द structure will be, or the protein structure
will be from the primary to the quaternary levels, right? तो अगर उन्हीं लेवल्स को हम जरा रिकॉल कर सकें कि सेम यहाँ पे भी हमारे पास चार जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं एंड दे आर इंटरमिंगल्ड एंड कनेक्टेड थ्रू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स, राइट? Of course, ionic bondings of the weak bondings are there, but this to have a complex of the globular structure, आपको quaternary structure तक quaternary level तक आपको structure level of organization तक आपको जाना होता. This is a primary structure. Let's recall this. Primary structure में क्या है? एक simple straight line structure, linear structure आपको मिलता है. What about the secondary structure? Secondary structure में इसी तरह से either the alpha helices या बीटा शीट्स में अरेंज होता है और यहाँ पे वीक बॉन्डिंग्स आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, वीक बॉन्डिंग आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको मिलती है, राइट? द नेक्स्ट वन इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? आपके पास जो बॉन्डिंग्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिलता है आपको, ठीक है? यहाँ पे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ टर्शरी स्ट्रक्चर तक अगर आप इसको जरा नजर मारें तो आपको क्या मिलेगा कि इट्स अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर ही आपको वेल कॉइल्ड फॉर्म में टर्शरी स्ट्रक्चर तक आपको मिल रहा है. और अल्टीमेटली व्हेन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन आर अरेंज्ड इन सच अ वे टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको लेबल करेंगे तो दैट इज द quaternary level, right? Number of polypeptide chains are more than one. ठीक है? तो यहाँ पे अगर वही सेम ये ब्लू सॉरी ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अल्फा 1, इसको हम अल्फा 2 कह दें, यहाँ पे बीटा 1 एंड बीटा 2 एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू ईच अदर विद द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स, राइट? परमानेंट बॉन्डिंग्स. ये हो गया कुछ इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप कह लें, आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर और द केमिस्ट्री ऑफ हेमोग्लोबिन. ठीक है जी. अगर हम इसकी डिटेल में अगर हम जाते हैं तो दोबारा से हम उसको डिस्कस करते हैं कि हीम कैसे बना था यहाँ पे, राइट? हीम कैसे बना था? हीम बना था प्रोटोपोरफायरिन 9 एंड आयरन, राइट? ऐसा ही है. राइट, वापस आते हैं हेमोग्लोबिन पे. हेमोग्लोबिन में हमने बात की नंबर ऑफ चेन्स जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर 4, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, ग्लोबुलर फॉर्म में है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है एंड अल्फा चेन जो है उनमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स 141 और बीटा में आपको मिल रहे हैं 146, ठीक है जी. और इनके नंबर कितना है? 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, ठीक है. ऑलराइट, इसी डायग्राम को हम अगर देखें तो यहाँ पे आपको हमें हीम भी नजर आ रहा है, राइट? और हीम को अगर यहाँ पे इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है आपको? हीम किससे मिलके बना हुआ है? द आयरन, द फेरस एंड द प्रोटोपोरफायरिन 9, ठीक है. अगर हम उसको और डिटेल में देखें जो हम कर चुके हुए हैं, प्रोटोपोरफायरिन 9, ठीक है, कुछ ये पायलोड रिंग्स हैं इसमें 1 2 3 4 और उसके बाद आपको क्या मिलता है? इसमें आपने क्या ऐड करना है? द आयरन, फेरस, राइट? 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं और अल्टीमेटली फेरस जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया. नंबर 1 2 3 4 ये बॉन्डिंग. और यहाँ पे ऊपर प्लानर अरेंजमेंट में अगर देखते हैं तो ये एक ऊपर बॉन्ड फ्री और एक नीचे, यहाँ पे टू बाइंड विद द एनी ऑफ द अमाइनो एसिड और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है. यही हमने पहले भी देखा था. राइट, और यहाँ पे देखें प्लानर अरेंजमेंट में आप देखें तो ये आपको एक रिंग 2 3 4, ठीक है, और फिर आयरन ऐड हुआ. आयरन ने बॉन्ड बनाए, टोटल नंबर कैपेसिटी 6 की है. तो ये 4 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ और एक ऊपर यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के साथ नजर आ रहा है और नीचे ये हिस्टिडीन के साथ आपको नजर आ रहा है, राइट? हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में यहाँ पे ऊपर हिस्टिडीन कर दिया था और नीचे ऑक्सीजन. नो वरीज, राइट? ठीक है. बेसिक मैकेनिज्म इज द सेम. Well, what will be the change or what are the changes or the structural changes
जो कि ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन में आती हैं, उसको जरा हम देख लें। उसके बाद ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें आगे आने वाली हैं। तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस होंगे आपसे मोस्ट लाइकली नेक्स्ट स्लाइड में। तो उससे पहले हम जो है इसको डन करते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है उसके लिए हमें जो बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए वो हमें ये है कि उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आती हैं इन हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन बाइंड करती है और जब डीऑक्सीजनेशन होती है या उसमें से ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो कुछ इस तरह से आपको मिलती है। ये आपकी लिपनकॉर्ड की इलस्ट्रेशन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस जो ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन में होती हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने कहा था कि इट्स अ टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर, राइट। टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से रेंज हुए थे 1 2 3 4, राइट। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2, राइट। तो अल्फा अल्फा के साथ बाइंड नहीं कर रहा होता, अल्फा चेन अल्फा के साथ बाइंड नहीं करती है, अल्फा बीटा के साथ बाइंड करती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम अल्फा 1 और बीटा 1 अगर हम इकट्ठा करें तो अल्फा 1 बीटा 1 डाइमर, यहाँ पे इस एक डाइमर बन गया, दो डिफरेंट चीजों का एक इकट्ठा एक आपको कॉम्प्लेक्स नजर आ गया। और इसी तरह से अल्फा 2 और बीटा 2 का एक कॉम्प्लेक्स नजर आ गया। ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो आपकी बॉन्डिंग्स हैं इन बिटवीन द डाइमर्स वो कौन सी हैं? वीक आयनिक बॉन्ड्स हैं, राइट। दो डाइमर कैसे बन रहे हैं? अल्फा 1 और बीटा 1 अगर मिलके बन रहा है तो दिस इज अ डाइमर, राइट। और इसी तरह से अल्फा 2 एंड बीटा 2 अगर मिलके बना रहे हैं तो दिस इज अ डाइमर 2। तो यहाँ पे इन बिटवीन द डाइमर्स ऑफ कोर्स इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट्स अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर और ग्लोबुलर प्रोटीन है हमने कहा इसको। तो इन बिटवीन द टू डाइमर्स द वीक आयनिक बॉन्ड, द हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। एंड what about the strong bonding? that the strong interactions जो हाइड्रोफोबिक हैं वो they are present between the alpha and beta chains, ठीक है, जो स्टेबल डाइमर्स हैं। ये ऊपर हमने दो डाइमर्स को जब हमने कनेक्ट किया अल्फा और बीटा के दरमियान, अगर देख सकें यहाँ पे ये डॉटेड लाइंस जो हैं ये आपको शो कर रही हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, राइट। ये दोनों के दरमियान एक डाइमर बनाते हुए अल्फा और बीटा चेन अगर बाइंड कर रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स हैं। बट एक डाइमर जब ये बन गया और इसी तरह से बीटा 1 और अल्फा 2 और बीटा 2 जब इकट्ठे हो रहे हैं तो ये डाइमर 2 बन रहे हैं। इन दोनों दोनों डाइमर्स को जब कंबाइन कर रहे हैं तो ये आपको क्या मिलता है? ये वीक लिंकेजेस इन बिटवीन द टू डाइमर्स एंड द वीक लिंकेजेस। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, दिस इज टी फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन, टी डॉट, राइट, tensile, right, of डीऑक्सीहेमोग्लोबिन कि इसके साथ ऑक्सीजन नहीं बाइंड की हुई है, राइट। टी फॉर्म इज द टेंस फॉर्म, राइट, जिसमें टॉट फॉर्म जो है, टाउट फॉर्म में क्या हो रहा है? ये डीऑक्सीहेमोग्लोबिन है। डीऑक्सी ऑक्सीजन के बगैर हेमोग्लोबिन में ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है। व्हाट अबाउट द केस जहां पे आपको ऑक्सीजन इसमें ऐड कर रहे हैं? ऑफ कोर्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जब इसके साथ 4 रिंग्स हैं तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन जब इसके साथ बाइंड हो रही हैं तो यहाँ पे चेंजेस क्या आ रही हैं? सेम उसी तरह से एक डाइमर ये, एक डाइमर ये, सेकंड डाइमर। ठीक है। तो पहले क्या होगा इसमें, आप अगर देखें तो इसमें कैपेसिटी कितनी है? 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। कोर्स 4 रिंग्स हैं, 4 हेमोग्लोबिन है। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग विल बी टू हैव एन इंटरेक्शन विद द ऑक्सीजन 4 होंगी। सो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन जब बाइंड करता है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर आपको हेमोग्लोबिन के साथ आपको ऑक्सीजन मिलना शुरू होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है? सम ऑफ द आयनिक और द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वीक लिंकेजेस इन बिटवीन द डाइमर्स जो हैं वो ब्रेक होती हैं और
रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है। रिलैक्स फॉर्म में क्या होगा कि दिस पर्टिकुलर structure of hemoglobin has or got high affinity towards the oxygen। इसमें होता क्या है, sequential जो ऑक्सीजन ऐड होता है, और वो ऑक्सीजन कैसे ऐड होता है कि एक ऐड हुआ तो of course that increases the affinity of the hemoglobin molecule to bind another or the second or the third and the fourth molecule of oxygen, right? This is the sequential thing। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस है। मायोग्लोबिन कैन बाइंड ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। You guys need to answer that question, right? Why, right? And the second question is hemoglobin can bind four molecules of oxygen, right? And of course, the question is on your side, the why, right? So next session में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन से, जहां पे हमने टी फॉर्म जो कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म है, और राइट, और उसमें आपको दूसरी तरफ जब जैसे ऑक्सीजन ऐड हुआ उसमें तो दैट बिकम्स अ रिलैक्स्ड और आर फॉर्म, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, आई गेस इट्स टाइम टू साइन आउट। आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा है। सो अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज यू गाइस आर फ्री टू पोस्ट योर क्वेश्चंस। सो मैं उसको क्वेश्चंस को ले लेता हूँ, अगर नहीं है तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं।